In this video, I am going to talk about cell cycle. अब cell cycle is a series of events or a sequence of events that controls proliferation. Proliferation में क्या होता है? Proliferation means increase in number. तो सेल 1 से 2 कब होता है? जब माइटोसिस होती है. माइटोसिस के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि डीएनए भी उसका रेप्लिकेट हो. एक होगा तब तो रेप्लिकेट नहीं हो सकता, 2 होंगे तो एक सेल में एक चला जाएगा डबलेट और एक सेल में एक चला जाएगा. तो हमारे पास दो चीज़ें चाहिए होती है प्रोलिफरेशन के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन, साथ हमारे पास फिर उसके बाद माइटोसिस होगी. अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल हमारे पास 4 फेजेस हैं या 4 स्टेजेस कह लो आप सेल साइकिल के. फर्स्ट ऑफ ऑल G1 फेज. जी रेफर करता है ग्रोथ फेज, मतलब प्री सिंथेटिक ग्रोथ फेज. अब सेकंड स्टेप आपको बताऊं तो सेकंड स्टेप इज सिंथेसिस फेज, एस फेज. सिंथेसिस फेज में क्या हो रहा है? डीएनए जो है ना रेप्लिकेट होता है. सिंथेसिस फेज सेज दैट first G1 is the growth phase. Synthesis phase says that DNA will be replicated in this phase. अब DNA replication से पहले DNA जो प्रिपरेशन की तैयारी होती है ना रेप्लिकेशन के लिए, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है वो ग्रोथ फेज में होती है. मतलब ग्रोथ जो है वो प्री सिंथेटिक फेज है, मतलब सिंथेसिस ऑफ DNA से पहले का फेज है. तो DNA रेप्लिकेशन की तैयारी इस फेज में होती है, फिर डीएनए रेप्लिकेट होता है इन एस फेज. एस फेज में, सिंथेसिस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है. तो पहले 2 स्टेप्स डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है, मतलब सेकंड स्टेप में सिंथेसिस हो रही है डीएनए की, और उससे पहले वाला प्री सिंथेटिक डीएनए रेप्लिकेशन वाला फेज है, मतलब प्रिपरेशन हो रही है उसके लिए. अब दूसरा जो फेज है ना वो माइटोसिस से रिलेटेड है कि लास्ट अल्टीमेट गोल क्या है कि माइटोसिस होनी है. तो लास्ट स्टेज इज माइटोटिक फेज, लेकिन माइटोटिक फेज से पहले जो प्रिपरेशंस चाहिए होती हैं उसको हम कहते हैं G2 फेज, प्री माइटोटिक ग्रोथ फेज. मतलब ये कि डीएनए रेप्लिकेट हो गया, अब माइटोसिस करनी है, लेकिन माइटोसिस के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत होती है, स्पिंडल फाइबर्स फलाना बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है. सो डीएनए रेप्लिकेशन से फिर ग्रोथ होगी, थोड़ी देर चीज़ें बनेंगी और फिर अल्टीमेटली जाके हमारे पास जो है माइटोसिस हो जाएगी. और फिर माइटोसिस के तो अपने फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. फिर अल्टीमेटली एक सेल से 2 सेल्स बन जाएंगे. सो दैट इज सेल साइकिल. अब इसमें हम डीपर स्टडी करें तो हमारे पास कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं. उन प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है? सबसे पहले हमारे पास, अब देखते हैं कौन कौन से प्रोटीन्स हैं. साइक्लिन्स हैं. साइक्लिन प्रोटीन्स होती हैं, इसकी टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट रोल्स हैं. सो हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे ना, यहाँ पे साइक्लिन्स, इस सेल साइकिल के लिए साइक्लिन्स जो जरूरत है वो साइक्लिन DEAB, ये 4 हमारे पास साइक्लिन यहाँ पे यूज हो रही हैं. उसके बाद है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, मतलब काइनेसिस वो ऐसे एंजाइम्स जो फॉस्फोरिलेशन करते हैं, जो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं, उसको हम काइनेसिस कहते हैं. ये पहली बात होगी. साइक्लिन डिपेंडेंट से नाम पता लग रहा है कि साइक्लिन पे डिपेंड कर रहा है कि साइक्लिन प्रेजेंट होगा, साइक्लिन आएगा, एंजाइम के साथ अटैच करेगा, फिर जाके हमारे पास जो है आगे प्रोसेस मूव ऑन होगा. तो दूसरी प्रोटीन्स हमारे पास ये एंजाइम्स हो गए. तीसरी प्रोटीन्स हमारे पास होती हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स. अब ये तो नहीं है ना कि प्रोसेस चल रहा है, साइक्लिन्स आए, उसने एंजाइम से अटैच किया, एक्टिवेशन करवाई और सेल रेप्लिकेट ही किए जा रहे हैं, बोल तो अल्टीमेटली ट्यूमर बन जाएगा एक, मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सेस ग्रोथ हो जाएगी. तो हमने इसको रोकना भी तो है कुछ प्रोटीन्स के थ्रू. तो इस सेल साइकिल के प्रोसेस के ऊपर जो चेक एंड बैलेंस लगा के बैठा होता है वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स होते हैं. इनके साथ साथ हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन्स भी आ जाती हैं. अगर हमें याद हो, P53 जीन इज वन ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर जीन. सो हमारे पास जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं उनमें वो हमारे पास साइकिल डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स के साथ साथ एक तरह से नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि सेल जो है, साइकिल जो है वो एक वक्त पे जाके स्टॉप हो जाएगा ताकि ट्यूमर ना बने हमारे पास. अब प्रॉपर पढ़ते हैं कि इसका जो पूरा प्रोसेस है और साइक्लिन्स का क्या रोल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं इवेंट्स अकरिंग इन द सेल साइकिल, इवेंट्स हमारे पास क्या क्या होते हैं. टू गो फ्रॉम G1 फेज, मैंने क्या कहा था, G1 फेज, ग्रोथ 1 फेज, फिर डीएनए रेप्लिकेशन इज S फेज, ग्रोथ 2 फेज और फिर माइटोटिक फेज M फेज. अब टू गो फ्रॉम G1 फेज टू S फेज, साइक्लिन्स रेगुलेट द प्रोसेस, मतलब हमें साइक्लिन्स की जरूरत होती है. कैसे होती है बताता हूँ. अब साइक्लिन्स भी ना एक स्टिमुलस आता है फिर बनती है, ये नहीं कि साइक्लिन्स खुद ही स्टिमुलेट हुई पड़ी होती हैं, वो खुद ही रेप्लिकेट किए, तब तो ट्यूमर बन जाएगा ऑब्वियसली. तो हमारे पास अगर हमें बॉडी में किसी साइट पे ज़रूरत है, टिश्यू को ज़रूरत है कि उसके पास सेल्स नंबर इंक्रीज करे, तो ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं. बॉडी ने सेंस किया कि क्वांटिटी कम है तो ग्रोथ फैक्टर्स आए, ग्रोथ फैक्टर्स ने किया एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लिन डी. साइक्लिन जो डी था हमारे पास, मैंने 4 की बात की थी, DEANB. सो DEANB फर्स्ट इज डी.
तो साइक्लिन डी इज द फर्स्ट वन एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लिन डी कि वो पहले एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि वो पहले से सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जब ग्रोथ फैक्टर आएगा तो तब जाके वो बनेगी। तो उसके बनने को वो कह रहा है कि एक्सप्रेस होती है, मतलब वो तब बनती है। एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लिन डी, इट इज द फर्स्ट साइक्लिन प्रोड्यूस्ड इन द सेल साइकिल। फर्स्ट साइकिल है साइक्लिन डी बाइंड्स टू एग्जिस्टिंग CDK4। अब मैंने बताया कि साइक्लिन डी पहले से नहीं बनी पड़ी होती, वो ग्रोथ फैक्टर के आने में बनती है, लेकिन उसका जो रिसेप्टर है, जो मतलब एंजाइम है, उसका रिसेप्टर नहीं, एक तरह से एंजाइम जो है CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है वो पहले से बना होता है, बाइंड्स टू एग्जिस्टिंग, पहले से पड़ा हुआ है। तो एग्जिस्टिंग CDK4 के साथ ये साइक्लिन डी आके कंबाइन करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा साइक्लिन डी CDK4 कॉम्प्लेक्स, इसका जो रोल है वो सिंपल ये है कि complex phosphorylates, this complex phosphorylates RB proteins। RB proteins को सिंपल ये समझने की बात है, रेटिनोब्लास्टोमा ससेप्टिबिलिटी प्रोटीन्स। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ RB प्रोटीन्स जो है ना, RB प्रोटीन्स ना एक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होती हैं। RB प्रोटीन्स ना ये कॉम्प्लेक्स था, इलोंगेशन फैक्टर का कॉम्प्लेक्स E2F DP1 एंड RB प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स। अब इसको ना हमने एक्टिवेट करना है। इसको कौन एक्टिवेट करेगा? ये हमारा जो साइक्लिन डी CDK4 कॉम्प्लेक्स, ये जो आता है इसको फॉस्फोरिलेट करता है। फॉस्फोरिलेट क्योंकि ये काइनेज है ना, काइनेज का मैंने कहा कि काइनेज हमेशा फॉस्फोरिलेट करता है। तो काइनेज ये वाला कॉम्प्लेक्स आके इसको फॉस्फेट देगा, ये फॉस्फोरिलेट हो जाएगा। अब नॉर्मल कन्फिग्रेशन में तो ये पड़ी हुई है, ऐसे ही पड़ी है, कम्बिनेशन बाइंड फॉर्म में पड़ी हुई है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम उसको एक्टिवेट करें तो RB प्रोटीन को इसने एक्टिवेट किया, RB ना वहां से निकल गई। जब वो निकल गई ना तो यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर एक्टिवेट हो गया एक तरह से। इस कंबाइंड फॉर्म में वो डीएक्टिवेटेड था। जब RB प्रोटीन, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन निकली वहां से तो इलोंगेशन फैक्टर एक्टिवेट हो गया। इलोंगेशन फैक्टर हमने कहाँ पढ़ा हुआ है कि इलोंगेशन फैक्टर जो है वो जाके, जब elongation factor is activated and then it causes transcription of cyclins E and B, मतलब वो सिंपली ना जाके जीन से ना एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन करवाता है elongation फैक्टर। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होगी ना, ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में क्या प्रोटीन्स बनती हैं, तो जो प्रोटीन्स यहाँ पे बन रही हैं उसको हम कह रहे हैं साइक्लिन्स E A and B। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ साइक्लिन्स E A and B टेक्स प्लेस हियर। DNA पॉलीमरेज और थायमिडीन काइनेज। अब एक तो साइक्लिन्स हमारे पास बन गई नेक्स्ट स्टेज के लिए। हमारा जो प्रोसेस है ना G1 से S फेज में तो चला जाएगा अभी नेक्स्ट पे, लेकिन हमें अगले फेजेस को मतलब पास करने के लिए G2 से M फेज में जाने के लिए भी साइक्लिन्स की जरूरत होती है। तो उसने अगले प्रोसेस के लिए साइक्लिन्स भी बना दी उसके साथ ही कि तुम ये लो, एक्स्ट्रा काम कर दिया उसने तुम्हारा। तो हमारे पास यहाँ पे DNA पॉलीमरेज भी बनेगा, साइक्लिन्स बन गई और थायमिडीन काइनेज। DNA पॉलीमरेज का हमने फंक्शन पढ़ा था। DNA पॉलीमरेज का क्या फंक्शन होता है कि DNA को वो सिंथेसाइज करता है, DNA की चेन को इंक्रीज करता है, वो प्रॉपर चेन आता है। तो यहाँ पे जो DNA रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो DNA पॉलीमरेज प्रोवाइड कर देगा ताकि DNA रेप्लिकेशन अचीव हो जाए। तो DNA पॉलीमरेज जब बना तो साइक्लिन E और CDK2 जो है वो हमारे पास बाइंड करते हैं। अब DNA पॉलीमरेज ने तो हमें ये चीज अचीव करवा दी, ठीक हो गया। DNA पॉलीमरेज बन गया और फिर उसने उसको एक तरह से पुश कर दिया कि लो ये लो जाओ अपनी रेप्लिकेशन करो। दूसरी साथ साथ इसके क्या हो रहा है, साइक्लिन E और CDK2 बाइंड करते हैं। साइक्लिन E, अब सेकंड जो साइक्लिन यूज हो रही है वो यहाँ पे साइक्लिन E है, CDK2 के साथ बाइंड करेगी। CDK के भी मल्टीपल टाइप्स हैं, तो साइक्लिन E binds to CDK2 and forms a complex. This complex pushes the cell from G1 to S phase। एक तो हमारे पास DNA पॉलीमरेज बन गया, वो पॉलीमराइजेशन कर देगा। दूसरा हमारे पास क्या काम हुआ कि हमारे पास सेल जो है वो जब पॉलीमराइजेशन की सारी चीज़ें तैयार हो गई तो हमारे पास DNA रेप्लिकेशन का स्टेज जो है वो अचीव हो जाएगा। तो DNA रेप्लिकेशन का स्टेज अचीव हो गया और दो चीज़ों से अचीव हुआ, DNA पॉलीमरेज से और साइक्लिन E CDK2 के कम्प्लेक्स से। पहली डी थी साइक्लिन डी, अब साइक्लिन E बनी, उसने पुश कर दिया उसको, जाओ तुम DNA रेप्लिकेशन में चले जाओ। अब DNA रेप्लिकेशन से उसने कर ली दो मतलब कॉपीज बना ली। फिर उसके बाद वो ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। अब माइटोसिस की प्रिपरेशन के लिए उसने चीज़ें बनानी है। तो माइटोसिस की प्रिपरेशन कैसे होगी, हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी साइक्लिन्स बन रही हैं, साइक्लिन E A and B। सो E तो यहाँ पे यूज हो गई, अब A और B बची। अब साइक्लिन B जो है ना हमारे पास B, साइक्लिन B प्लस CDK1। CDK भी इसका अपना स्पेशल है, हर साइक्लिन के साथ स्पेशल CDK2 नहीं, हर साइक्लिन के साथ हर स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक हमारे पास काइनेज एंजाइम अटैच होगा।
साइक्लिन बी के साथ K1 अटैच होगा, ये क्या करेगा, इट लीड्स टू G2 और M ट्रांजिशन। मतलब ग्रोथ, डीएनए एप्लीकेशन के बाद सेल ग्रो कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, अपनी चीफ प्रोटीन्स वगैरह बना रहा था, स्पिंडल फाइबर्स वगैरह तैयार कर रहा था। तो उसने ना G2 से ना ये साइक्लिन बी जो है ना, इसने साइक्लिन बी और CDK1 के कॉम्प्लेक्स ने उसने G2 फेज से उसको M फेज में पुश कर दिया कि जाओ तुम रेप्लिकेट हो जाओ, इजाज़त दे दी उसने। तो फिर हमारे पास रेप्लिकेशन होगी। और इस साइक्लिन बी और CDK1 कॉम्प्लेक्स का एक और काम क्या है कि साइक्लिन बी CDK1 कॉम्प्लेक्स कॉजेज ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। मतलब एक तरह से प्रिपरेशन कर रहा था ना, एक तो उसने कहा कि पुश कर दिया कि जाओ माइटोसिस कर लो, और दूसरा उसने ना न्यूक्लियर एनवेलप भी तोड़ दी ताकि जो है ना वो न्यू सिंथेसिस हो और सेल्स मतलब साइटोप्लाज्म वगैरह ब्रेक हो सब, और फिर दो सेल्स बन जाए। तो कॉजेज ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर डेवलप, इनिशिएट्स प्रोफेज, और प्रोफेज ना हमारे पास इनिशिएट हो जाता है। एक तो ट्रांजिशन कर दी और दूसरा न्यूक्लियर एनवेलप भी तोड़ दी इस कॉम्प्लेक्स ने। इनिशिएट्स प्रोफेज, डीएक्टिवेशन कॉजेज सेल टू एग्जिट माइटोसिस। मतलब ये जो चीज़ है, अगर ये चीज़ हम अगर फॉर एग्जांपल रिसर्च करना चाहते हैं किसी चीज़ पे, तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसमें से किसी एक को इनहिबिट करके देख लें, इसका कॉम्प्लेक्स इनहिबिट करके देखना शुरू कर दें कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम इसको, ये एक्टिवेट होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स बाइंड होगा तो हमारे पास ट्रांजिशन होगी, तो ये एक्टिवेट नहीं होगा तो हमारे पास माइटोसिस में हमारा सेल नहीं जाएगा। सो दैट इज हाउ द सेल साइकिल इज टेकिंग प्लेस। अब यहाँ पे डायग्राम से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि साइक्लिन प्रोटीन्स हैं, साइक्लिन ने डी ने बाइंड किया CDK4 के साथ, और इसने RB प्रोटीन रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन्स को हमारे पास फॉस्फोरिलेट किया, मतलब फॉस्फेट उसके साथ अटैच कर दिया, क्योंकि ये काइनेज था, काइनेज ने फॉस्फोरिलेट कर दिया, इसको फॉस्फेट दे दिया। जब इसको फॉस्फेट दिया तो हमारे पास जो इलोंगेशन फैक्टर यहाँ पे हुआ, इलोंगेशन फैक्टर ने क्या किया, यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर एक्टिवेट हुआ। इलोंगेशन फैक्टर ने क्या किया, उसने कहा कि मैं स्टिमुलेट करता हूँ या बनाता हूँ जीन, कहता हूँ कि जीन्स को जाके DNA पॉलीमरेज बनाओ ताकि DNA हमारे पास सिंथेसिस हो और रेप्लिकेशन हो उसकी। सो एक स्टेज यहाँ पे हो गया कि G1 से मतलब ग्रोथ फेज से रेप्लिकेशन हो गई, रेप्लिकेशन अचीव हो गई, तो G1 से रेप्लिकेशन अचीव हो गई। फिर साइक्लिन जो है हमारे पास E A एंड B। सो साइक्लिन E का काम था, फिर आगे A का यहाँ पे काम बताया हुआ है। उसके साथ साथ साइक्लिन E का ये रोल है कि साइक्लिन E was working with this part of the cell cycle, and then there was cyclin B that was ultimately controlling the mitotic जो पुश हो रहा था यहाँ से G2 से N फेज में। ये उन्होंने प्रोटीन्स बताई हुई हैं कि CDK इनहिबिटर्स, CDKIs जो प्रोटीन्स की मैंने बात की थी, वो कौन सी थी, जो इनको इनहिबिट कर थी, जो ट्यूमर बनने से रोक रही थी, वो ये प्रोटीन्स हैं। तो दीज आर नॉट वेरी important for our study right now, but we should know कि cyclin dependent kinase inhibitors होते क्या हैं हमारे पास। So that is it, how the cell is performing its cycle, and उसकी ज़िंदगी का मकसद हमारे पास सिर्फ माइटोसिस करना है।